अब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन होगी जब लाइट पड़ती है फोटो सिस्टम पर या थायरोइड की मेम्ब्रेन पर, क्योंकि लाइट रिएक्शन किस पे हो रहा है, थायरोइड की मेम्ब्रेन पर हो रहा है, जहाँ पर फोटो सिस्टम्स भी वर्क कर रहे होते हैं। जब लाइट ये लेते हैं और इन्हीं फोटो सिस्टम में इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी पाए जाते हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करते हैं तो ये मूव कर जाते हैं अपने लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ। एक्साइटेड स्टेट पर भी हम कहते हैं मूव कर जाता है जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करता है। तो ये एनर्जी जब लगती है विजिबल लाइट की इस फोटो सिस्टम पर, तो सबसे पहले जो फोटो सिस्टम वर्क करता है फोटो सिस्टम 2 है, जिसकी वेव लेंथ है 680। दो तरह के फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1। सबसे पहले कौन सा फोटो सिस्टम वर्क करेगा, फोटो सिस्टम 2, जिसकी वेव लेंथ क्या है 680। जब इस पर लाइट पड़ेगी तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे अपने एक्साइटेड स्टेट पर, एनर्जी गेन करेंगे, हाई एनर्जी में आ जाएंगे, हाई एनर्जी की तरफ। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे एनर्जी को गेन करने के बाद, तो इनको कौन एक्सेप्ट करेगा, हमारे पास प्राइमरी एक्सेप्टर कैरियर्स मौजूद होते हैं। क्योंकि तो सबसे पहले इसको हमारा फाइटोकाइनॉन एक्सेप्ट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को। अब क्या होगी, ट्रांसपोर्टेशन होती रहेगी, ट्रांसफ़र होता जाएगा, ट्रांसपोर्ट करता जाएगा इलेक्ट्रॉन। और इसकी एंड डेस्टिनी है किस चीज़ में यूटिलाइज होगा, एंड में हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन एंड में पहुंचेगा और क्या बन जाएगा, रिड्यूस करवा देगा NADP को NADPH2 में। तो यहाँ से ये आपके स्क्रीन पर पिक्चर शो हो रही होगी। तो यहाँ से कहाँ चला गया, कहाँ तक पहुँच गए थे हम, प्लास्टोकाइनॉन तक। प्लास्टोकाइनॉन के बाद फायरफाइटिन से थ्रू डिफरेंट कंपोनेंट से होते हुए ये पहुँच गए साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स पर। तो साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स जो है वो एक प्रोटीन है, आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन है। अब ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम तक आ गया। साइटोक्रोम के बाद जब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, प्लास्टोसाइनिन के पास। तो जब ये ट्रांसफ़र होगा प्लास्टोसाइनिन के पास, तो क्या होगा, साइटोक्रोम इसके पीछे क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट होगा। जब ये साइटोक्रोम रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो जो स्ट्रोमा के अंदर मौजूद हाइड्रोजन है उसको ये अपने अंदर ले आएगा थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर। क्या मैंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा प्लास्टोसाइनिन की तरफ साइटोक्रोम से, तो साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन के बाद रोटेट करेगा और स्ट्रोमा से हाइड्रोजन को अपने अंदर ले आएगा इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो जब ये रोटेट करेगा तो हाइड्रोजन की आयन अंदर बढ़ती चली जाएगी कंसंट्रेशन। तो ये तो बात हो गई हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन के ऊपर। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी अंदर। अब बढ़ने के बाद होगा क्या कि अंदर जो है वो ज़्यादा हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन होगी और बाहर कम हो जाएगी। अब हमें क्या करना होता है, आयन की हमेशा एक इक्विवेलेंसी मेंटेन रखनी पड़ती है किसी भी चीज़ के अंदर। जितनी कंसंट्रेशन बाहर है स्ट्रोमा में उतनी ही अंदर भी होनी चाहिए। तो इस कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक और चीज़ मौजूद होती है इस BF कॉम्प्लेक्स के पास, ATP सिंथेस एंजाइम। ATP सिंथेस क्या करता है, इस हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो कि इतनी ज़्यादा बढ़ गई है इसको बाहर निकालता है। एक तो इस थाइलाकॉइड के अंदर किसका हाइड्रोजन पहले से भी मौजूद है, किसका, जो कि फोटोलिसिस हुई थी वाटर की। तो इलेक्ट्रॉन तो चला गया, तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन पहले से वाटर की भी है और बाहर से स्ट्रोमा से भी लेकर आ रहा है साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स। तो अब मेंटेन करने के लिए ATP सिंथेस हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। जब 3 हाइड्रोजन को ये बाहर निकालेगा तो ये ATP सिंथेस रोटेट करना स्टार्ट होगा और जब ये रोटेट करेगा, घूमेगा, तो इसके घूमने से एनर्जी की प्रोडक्शन होगी और ये इसी एनर्जी की प्रोडक्शन से ये इतनी एनर्जी होगी कि इतनी एनर्जी से हमारे पास ADP जो है वो फॉस्फेट के साथ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाकर ATP बन जाए। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। जब भी ATP के अंदर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होती है तो इस ATP की रोटेशन से एनर्जी की प्रोडक्शन होगी और ये प्रोडक्शन इनफ होगी किसके लिए, ATP की फॉर्मेशन के लिए। तो जब इसमें से एनर्जी निकलेगी तो ये एनर्जी यूटिलाइज कर लेगा कौन, ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब इसके पास एनर्जी आ गई, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाकर क्या कर लेगा, ATP। अब यहाँ पर जो ATP बनती है ना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कीमियोस्मोसिस, क्योंकि यहाँ पर ऑस्मोसिस की वजह से हुई है ATP की फॉर्मेशन।
किस तरह से हुई है? अंदर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बढ़ने की वजह से हाइड्रोजन की, और जब ये हाइड्रोजन निकली है तो इस तरह से जो ट्रांसपोर्टेशन हुई है हाइड्रोजन की, इस वजह से इस प्रोसेस के थ्रू हमारे पास एटीपी की फॉर्मेशन है। इसी को हम कहते हैं ऑस्मोटिक ग्रेडियंट एटीपी या तो फिर कीमोस्मोसिस प्रोसेस। यहाँ तक तो बात हो गई एटीपी के बनने की, एटीपी बन गई, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पहुँचा था हमारा? प्लास्टोसाइनिन तक। प्लास्टोसाइनिन के बाद किस के पास जा रहा है ये जा रहा है ये फोटो सिस्टम 1 के पास। तो फोटो सिस्टम 1 के पास ये जाएगा। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा फर्दर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, देन फेराडॉक्सिन, ये लास्ट कंपोनेंट है इस फोटो सिस्टम का। इस फेराडॉक्सिन के पास पहुंचने के बाद जो हमारा ऑक्सीडाइज फॉर्म में NADP है वो रिड्यूस हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये NADP H2 की फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ पर बात हमारी हो गई कंप्लीट। फोटोलिसिस भी पढ़ लिया हमने, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी हो गई, किस तरह से इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन हुई, एंड फर्दर एंड में हमने रिड्यूस NADP H2 भी बना लिया, रिडक्शन भी हो गई और फोटोफॉस्फोराइलेशन भी हो गई, ATP भी बन गई। ATP सिंथेस से कीमियोस्मोसिस जिसको हमने कहा है कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन किस तरह से बढ़ी है और किस तरह से जब ATP सिंथेस ने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन को बाहर भेजा, 3 हाइड्रोजन